लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 10। उसने सावधानी से संदूकची उठा लिया और सुभद्रा को प्रणाम करके घर से चली गई। दरवाजे पर आकर सुमन सोचने लगी कि अब कहाँ जाऊं। गजाधर की निर्दयता से भी इतना दुख न हुआ था जितना इस समय हो रहा था। उसे अब मालूम हुआ कि मैंने अपने घर से निकलकर बड़ी भूल की। मैं सुभद्रा के बल पर कूद रही थी। मैं इन पंडित जी को कितना भला आदमी समझती थी, पर अब मालूम हुआ कि यह भी रंगे हुए सियार हैं। अपने घर के सिवा अब मेरा कहीं ठिकाना नहीं। मुझे दूसरों की चिरौरी करने की जरूरत ही क्या है? क्या मेरा घर नहीं था? क्या मैं उनके घर जन्म काटने आई थी? 2-4 दिन में जब उनका क्रोध शांत हो जाता, आप ही चली जाती। ओह नारायण, क्रोध में बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो जाती है। मुझे उनके घर में भूल कर भी ना आना चाहिए था। मैंने अपने पाँव में आप ही कुल्हाड़ी मारी। वह अपने मन में न जाने क्या समझते होंगे। यह सोचते हुए सुमन आगे चली, पर थोड़ी दूर चलकर उसके विचार ने फिर पलटा खाया। मैं कहाँ जा रही हूँ? वह अब मुझे कदापि घर में न घुसने देंगे। मैंने कितनी विनती की, पर उन्होंने एक ना सुनी। जब केवल रात को कई घंटे की देर हो जाने से उन्हें इतना संदेह हो गया, तो अब मुझे पूरे 24 घंटे हो चुके हैं और मैं शामत की मारी वहीं आई जब मुझे ना आना चाहिए था। वह तो अब मुझे दूर ही से दुत्कार देंगे। यह दुत्कार क्यों सहूं? मुझे कहीं रहने का स्थान चाहिए। खाने भर को किसी न किसी तरह कमा लूँगी। कपड़े भी सियूँगी तो खाने भर को मिल जाएगा। फिर किसी की धौंस क्यों सहूं? इनके यहाँ मुझे कौन सा सुख था? व्यर्थ में बेड़ी पैरों में पड़ी हुई थी और लोग लाज से मुझे वह रख भी लें तो उठते बैठते ताने दिया करेंगे। बस चलकर एक मकान ठीक कर लूँ। भोली क्या मेरे साथ इतना भी सलूक न करेगी? वह मुझे अपने घर बार बार बुलाती थी, क्या इतनी दया भी न करेगी? अमूला चली जाऊं तो कैसा हो, लेकिन वहाँ पर कौन बैठा हुआ है? अम्मा मर गई, शांता है, उसी का निर्वाह होना कठिन है। मुझे कौन पूछने वाला है? मामी जीने न देगी, छेद छेद कर मार डालेगी। चलूं भोली से कहूँ, देखूं क्या कहती है। कुछ ना हुआ तो गंगा तो कहीं ना गई है। यह निश्चित करके सुमन भोली के घर चली। इधर उधर ताकती थी कि कहीं गजाधर ना आता हो। भोली के द्वार पर पहुंचकर सुमन ने सोचा, इसके यहाँ क्यों जाऊं? किसी पड़ोसन के घर जाने से काम न चलेगा। इतने में भोली ने उसे देखा और इशारे में ऊपर बुला लिया। सुमन ऊपर चली गई। भोली का कमरा देखकर सुमन की आंखें खुल गईं। एक बार वह पहले भी आई थी, लेकिन नीचे के आंगन में ही लौट गई थी। कमरा फर्श मसंद चित्रों और शीशों के सामानों से सजा हुआ था। एक छोटी सी चौकी पर चांदी का पायदान रखा हुआ था। दूसरी चौकी पर चांदी की तश्तरी और चांदी का एक गिलास रखा हुआ था। सुमन यह सामान देखकर दंग रह गई। भोली ने पूछा, आज यह संदूकची लिए इधर कहाँ से आ रही हो? सुमन बोली, यह राम कहानी फिर कहूँगी। इस समय तुम मेरे ऊपर इतनी कृपा करो कि मेरे लिए कहीं अलग एक छोटा सा मकान ठीक करा दो। मैं उसमें रहना चाहती हूँ। भोली ने विस्मित होकर कहा, यह क्यों? क्या शौहर से लड़ाई हो गई है? सुमन ने कहा, नहीं, लड़ाई की क्या बात है, अपना जी ही तो है। भोली बोला, जरा मेरे सामने तो ताको। हाँ, चेहरा साफ कह गया है। क्या बात हुई? सुमन ने कहा, सच कहती हूँ, कोई बात नहीं। अगर अपने रहने से कोई को कोई तकलीफ हो तो क्या करें? भोली बोली, अरे तो मुझसे साफ साफ कहती क्यों नहीं? किस बात पर बिगड़े हैं? सुमन ने कहा, बिगड़ने की कोई बात नहीं। जब बिगड़ ही गए तो क्या रह गया? भोली बोली, तुम लाख छुपाओ, मैं ताड़ गई। सुमन, बुरा ना मानो तो कह दूं, मैं जानती थी कि कभी ना कभी तुमसे खटके की जरूर। एक गाड़ी में कहीं अरबी घोड़ा और लट्टू खट्टू जुट सकते हैं। तुम्हें जो किसी बड़े घर की रानी बनना चाहिए था, मगर पाले पड़ी एक खूंसट के जो तुम्हारा पैर धोने लायक भी नहीं। तुम ही हो जो निवाह कर रही हो। दूसरी होती तो ऐसे मियाँ पर लात मारकर कभी की चली गई होती। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल सूरत
मुझे दी होती तो मैं अब तक सोने की दीवार खड़ी कर ली होती, मगर मालूम नहीं तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने शायद अच्छी तालीम नहीं पाई। सुमन बोली, मैं 2 साल तक एक ईसाई लेडी से पढ़ चुकी हूँ। भोली बोला, 2-3 साल की और कसर रह गई, इतने दिन और पढ़ लेती तो फिर यह ताक न लगी रहती। मालूम हो जाता कि हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है, हमारे ज़िंदगी का लुत्फ़ कैसे उठाना चाहिए। हम कोई भेड़ बकरी तो है नहीं कि माँ बाप जिसके गले मर दें उसी की हो रहे, मगर अल्लाह को मंजूर होता कि तुम मुसीबतें झेलो तो तुम्हारी परियों की सूरत क्यों देती। यह बेहुदा रिवाज यहीं के लोगों में है और औरत को इतना जहलील समझते हैं कि नहीं तो और सब मुल्कों में औरत आज़ाद है, अपनी पसंद से शादी करती है और जब उससे रास नहीं आता तो तलाक दे देती है। लेकिन हम सब वही पुरानी लकीर पीटते रह जाते हैं। सुमन ने सोचकर कहा, क्या करूं बहन, लोग लाज का डर है, नहीं तो आराम से रहना किसी बुरा मालूम होता है। भोली बोली, यह सब उसी लिहाजत का नतीजा है। मेरे माँ बाप ने मुझे एक बूढ़े मियाँ के गले बांध दिया था। उसके यहाँ दौलत थी और सब तरह का आराम था, लेकिन उसकी सूरत से मुझे नफरत थी। मैंने किसी तरह 6 महीने तो काटे, आखिर निकल खड़ी हुई जिंदगी जैसी नियामत रो रो कर दिन काटने के लिए नहीं दी गई है। जिंदगी का कुछ मज़ा ही न लिया तो फ़ायदा ही क्या। पहले मुझे भी डर लगता था बड़ी बदनामी होगी, लोग मुझे जलील समझेंगे, लेकिन घर से निकलते ही देरी थी। फिर तो मेरे वह रंग जमा की अच्छे अच्छे खुशामदें करने लगे। गाना मैंने घर पर ही सीखा था, कुछ और सीख लिया, बस सारे शहर में धूम मच गई। आज यहाँ कौन रईस, कौन महाजन, कौन मौलवी, कौन पंडित ऐसा है जो मेरे तलवेज सहलाने में अपनी इज्जत न समझे। मंदिरों में, ठाकुर द्वारे में मेरे मुजरी होते हैं, लोग मिन्नतें करके ले जाते हैं। इसे मैं अपनी बेइज्जती कैसे समझूं। अभी एक आदमी भेज दूं तो तुम्हारे कृष्ण मंदिर के महंत जी दौड़े चले आवें। अगर कोई इसे बेइज्जती समझे तो समझा करे। सुमन बोली, भला यह गाना कितने दिन में आ जाएगा। भोली बोली, तुम्हें 6 महीने में आ जाएगा। यहाँ गाने का कौन पूछता है, ध्रुपद और तिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं, बस चलती हुई गज़लों की धूम है। 2-4 ठुमरियाँ और कुछ थिएटर के गाने आ जाएं और बस फिर तुम ही तुम हो। यहाँ तो अच्छी सूरत और मज़ेदार बातें चाहिए। सो खुदा ने यह दोनों बातें तुम में कूट कूट कर भर दी हैं। मैं एक कसम खाकर कहती हूँ सुमन, तुम एक बार इस लोहे की जंजीर को तोड़ दो, फिर देखो लोग कैसे दीवानों की तरह दौड़ते हैं। सुमन ने चिंतित भाव से कहा, यही बुरा मालूम होता है कि। भोली बोली, हाँ हाँ कहो, यही कहना चाहती हो ना कि ऐरे गहरे सबसे बेशर्मी करनी पड़ती है। शुरू में मुझे भी यही झिझक होती थी, मगर बाद में मालूम हुआ कि यह ख्याल ही ख्याल है। यहाँ ऐरे गैरों के आने की हिम्मत ही नहीं होती। यहाँ तो सिर्फ रईस लोग आते हैं, बस उन्हें फंसाए रखना चाहिए। अगर शरीफ हैं तब तो तबीयत आप ही आप उससे मिल जाती है और बेशर्मी का ध्यान भी नहीं होता। लेकिन अगर उससे अपनी तबीयत न मिले तो उसे बातों में लगाए रखो। जहाँ तक उसे नोचने खसोटने बने, नोचो खसोटो, आखिर को वह परेशान होकर खुद ही चला जाएगा। उसके दूसरे भाई और आ फंसेंगे। फिर पहले पहल तो झिझक होती ही है, क्या शौहर से नहीं होती। जिस तरह धीरे धीरे उसके साथ झिझक दूर होती है, उसी तरह यहाँ होती है। सुमन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मेरे लिए एक मकान तो ठीक करा दो। बोली ने ताल दिया कि मछली चारा कुतरने लगी है, अब शिस्त को कड़ा करने की ज़रूरत है। बोली, तुम्हारे लिए यही घर हाजिर है, आराम से रहो। सुमन बोली, तुम्हारे साथ न रहूँगी। भोली ने कहा, बदनाम हो जाओगी। क्यों? सुमन छेंपते हुए बोली, नहीं यह बात नहीं। भोली बोली, खानदान की नाक कट जाएगी। सुमन ने कहा, तुम तो हंसी उड़ाती हो। भोली ने फिर कहा, पंडित गजाधर प्रसाद पांडे नाराज हो जाएंगे। सुमन, अब मैं तुमसे क्या कहूँ। सुमन के पास यद्यपि भोली
भोली को जवाब देने के लिए दलील न थी। भोली ने उसकी शंकाओं का मजाक उड़ाकर उन्हें पहले से ही निर्बल कर दिया था। तथापि अधर्म और दुराचार से मनुष्य को जो स्वाभाविक घृणा होती है वह उसके हृदय को डबाडोल कर रही थी। वह इस समय अपने भावों को शब्दों में न कह सकती थी। उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो किसी बाग में पके फल देखकर ललचाता है पर माली के न रहते हुए भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। इतने में भोली ने कहा, तो कितने किराए तक का मकान चाहती हो? मैं अभी अपने मामा को बुलाकर ताकीद कर दूं। सुमन बोली, यही 2-3 रुपए। भोली ने कहा, और क्या करोगी? सुमन बोली, सिलाई का काम कर सकती हूँ। भोली ने फिर कहा, और अकेली ही रहोगी? सुमन ने कहा, हाँ, और कौन है? भोली बोली, कैसी बच्चों की सी बातें कर रही हो? अरे पगली, आंखों से देखकर अंधी बनती है। भला अकेले घर में एक दिन भी तेरा निवाह होगा? दिन दहाड़े आबरू लुट जाएगी। इससे तो 1000 दर्जे यही अच्छा कि तुम अपने शौहर के पास चली जाओ। सुमन ने कहा, उसकी तो सूरत देखने को जी नहीं चाहता। अब तुमसे क्या छिपाऊं? अभी परसों वकील साहब के यहाँ तुम्हारा मुजरा हुआ था। उनकी स्त्री मुझसे प्रेम रखती है। उन्होंने मुझे मुजरा देखने को बुलाया और बाहर 1 बजे तक मुझे आने न दिया। जब तुम्हारा गाना हो चुका तो मैं घर आई। बस इतनी सी बात पर वह इतने बिगड़े कि जो कुछ मुँह में आया बकते रहे। यहाँ तक कि वकील साहब से पाप भी लगा दिया। कहने लगे, चली जा, अब सूरत न दिखाना। बहन, मैं ईश्वर को बीच में देकर कहती हूँ, मैंने उन्हें मनाने का बड़ा यत्न किया, रोई पैर पड़ी, पर उन्होंने घर से निकाल ही दिया। अपने घर में कोई नहीं रखता तो क्या ज़बरदस्ती है? और वकील साहब के घर गई कि 10-5 दिन रहूँगी, फिर जैसा होगा देखा जाए।